हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। प्लानिंग क्या होता है, काम को कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय होम टू डू इट, कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा। ये है प्लानिंग। और अगर हम इजी वर्ड्स में बोलें तो फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जा रहे हैं कि फ्यूचर में किस ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हम एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर में अपने एम को अचीव कर पाएंगे। तो ये था प्लानिंग के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया लिमिटेशन में, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। मतलब कि जो प्लानिंग है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करती है। फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट वर्ड है रिजिडिटी। इसको कठोरता बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने का मतलब है कि हम अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो वो बहुत जल्दी जल्दी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम सेटअप कर चुके हैं कि हम किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके अपने एम तक पहुंचने वाले हैं। अब अगर हम अपने उन एक्टिविटीज़ में, सेट की हुई एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट रहेगा। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है अगर एक बार प्लानिंग कर ली जाए तो इन्होंने बोला प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी को क्रिएट करता है या इनफ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करता है। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन द प्लानिंग। इन्होंने बोला जबकि जो फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है प्लानिंग में वो इनहेरेंट है, मतलब छिपी हुई है। मीनिंग देयर बाय, इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ नीड, अगर ज़रूरत पड़े, चेंजेस कैन बी बॉट इन, चेंजेस किए जा सकते हैं, बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। यानी कि इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लानिंग की इनहेरेंट क्वालिटी है। कहीं ना कहीं प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वेरी स्मॉल चेंजेस हम ला सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। एकदम अगर हमें पूरा ही प्लान चेंज करना पड़े तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने प्लानिंग करते हुए सबसे पहला क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। हमने पढ़ा था कि प्लानिंग करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे जाना है उसे हम उन अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया प्लानिंग के चलते हुए, और अगर हमें अब अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज करना पड़ जाए तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और और उस ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए अलग अलग जो हमें एक्टिविटीज़ करनी है, काम करने हैं, वो भी सब चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल। बिग चेंजेस यानी कि बड़े चेंजेस ना तो पॉसिबल होते हैं, नोर इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होते हैं। क्योंकि अगर पहली बात तो बड़े चेंजेस करना पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिर भी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स करती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर दे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं होगा। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेज हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और फिर भी उस प्रोजेक्ट में हमें हो सकता है इतना प्रॉफिट नहीं हो। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशंस। तो इन्होंने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डिज़ायर्ड चेंजेस कर सकें। डिज़ायर्ड चेंजेस का मतलब कि जिन चेंजेस को एक्चुअली हम करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम नहीं कर पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन लॉसेज मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब देखिए, बाय चांस अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है हमारे पास, तो हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम इतने बड़े चेंजेस नहीं ला सकते, तो वो पॉसिबिलिटी जो है, जो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो कहने का मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी को भी इन्होंने दो तरीके से बताया कि इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो हमने प्रोसीजर बनाए हैं, रूल्स बना दिए, प्रोग्राम्स बना दिए, अगर हमने इस तरह की चीज़ों को ऑलरेडी सेट कर दिया है
तो अब हम इनको चेंज नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग इन चेंजेस टाइम एंड अगेन, बार बार हम इनमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, ये सब जो एक बार बना दिए, ये इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इसे हम बोलेंगे इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इन्होंने एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया। एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखिए, ये तो था कि हम इंटरनली जो हमने प्रोग्राम्स वगैरह बनाए उन्हें चेंज नहीं कर सकते। एक्सटर्नली जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एकदम से, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई एकदम से। अब जैसे कि हम बड़े एरिया में, जैसे गुड़गांव वगैरह में हमने फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, और एकदम से गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर कोई पर्सन अंडर डेवलप्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाते हैं या फिर स्लम वगैरह जो एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज में अगर आप फैक्ट्रीज लगाओगे या इंडस्ट्रीज लगाओगे तो आपको सब्सिडीज दी जाएंगी, आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई की है, लागू की है गवर्नमेंट ने। तो अब इस गवर्नमेंट पॉलिसी का जो मतलब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, क्या हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप कर चुके हैं, और अभी अभी अगर इंडस्ट्री सेटअप किया है तो हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जो है टोटली चली जाएगी, क्योंकि हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर चुके हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में, पॉलिसीज़ में या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसी तरह से किसी तरह के कोई इकोनॉमिक चेंज होते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, या फिर कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी, कॉम्पिटिटर ने कोई पॉलिसी बनाई है, नई पॉलिसी बनाई, या फिर अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, काम करने का कोई नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है जिससे वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर अपने प्लान्स को, पॉलिसीज़ को सेटअप कर चुके हैं तो हम कॉम्पिटिटर्स वाली पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उनसे अच्छी पॉलिसी बना करके अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाएगा। तो प्लानिंग जो है वो हर तरह से इनफ्लेक्सिबिलिटी लाती है। एक्सटर्नली अगर चेंजेस हो रहे हैं हम उनको नहीं अडॉप्ट कर सकते, इंटरनली अगर चेंजेस की कोई गुंजाइश है तो उनको नहीं हम अडॉप्ट कर सकते। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब देखो फिर से पॉइंट वही है, घुमा फिरा कर बोल दिया। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला प्लानिंग रिजिड है, यानी कि इनफ्लेक्सिबल है, जिसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। अब इन्होंने बोल दिया प्लानिंग डज नॉट वर्क, प्लानिंग काम नहीं करता किसमें? डायनामिक एनवायरनमेंट में। ऐसा डायनामिक मतलब चेंजेबल, ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंजेबल है, बार बार चेंज होता रहता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग्स। अब देखिए प्लानिंग क्या है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर हैपनिंग्स को एस्टिमेट करते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। और अगर फ्यूचर डायनामिक भी है हमारे बिजनेस के हिसाब से, तो हमारी जो प्लानिंग है उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या है? बहुत ही कम हो जाते हैं। देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर फ्यूचर अनसर्टेन है, डायनामिक है, तो हमारे जो एंटिसिपेशंस हैं, यानी कि जो हमने अनुमान लगाए हैं, हमने जो अंदाज़ा लगाया है, वो कभी भी मतलब हमेशा सही नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट टाइम वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, चेंजेस ऑलमोस्ट होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? हमारी जो प्लानिंग है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। देयरफॉर टू कंसीडर प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक अ लीप इन द डार्क। हम अपने प्लानिंग को अपनी सक्सेस का बेस नहीं बना पाएंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। जनरली लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक्स इट लेस इफेक्टिव। और एक और बात इन्होंने ऐड कर दी कि अगर हम प्लानिंग बहुत ही लंबे टाइम के लिए कर देते हैं तो ये भी इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम के लिए क्या होगा कि फ्यूचर चेंज होगा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो प्लानिंग हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में या फिर चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है?
कि किसी काम को नए तरीके से करना क्रिएटिविटी कहलाता है। हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन क्रिएटिव है मतलब कि वो कुछ ऐसा करता है, कुछ नया सा करता है जो कभी किसी ने नहीं किया हो, या फिर किसी किए गए काम को, पहले से किए गए काम को नए तरीके से करता है, तो हम बोल देते हैं ना कि पर्सन क्रिएटिव है। तो प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। जब देखिए एक बार सब कुछ सेटअप हो गया, अब कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। तो अगर कोई पर्सन जो क्रिएटिव है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अपने आइडियाज़ को आगे लेकर आना चाहे, वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ सेटअप करके रखा है, अब हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। अंडर प्लानिंग में क्या किया जाता है, ऑल द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सभी एक्टिविटीज जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जा रही है, वो प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है। प्री मतलब पहले, डिटरमाइंड मतलब निर्धारित कर लिया जाना, तो पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है। कंसिक्वेंटली एवरीबडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू। तो सभी, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि सभी वर्कर, सभी लोग इस तरह से काम करेंगे जैसे उन्हें बताया जाएगा। एज इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान्स, जैसा कि प्लान्स में क्लियर कर दिया गया है वैसे ही सबको काम करना है। देयरफॉर इट चेक्स देयर इंसिसिवनेस की, इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ के जो न्यू थॉट्स हैं, जो न्यू आइडियाज़ हैं, वो काम नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट दे डू नॉट थिंक अबाउट द अप्रोप्रिएट वेज ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव्स, अब वो मतलब क्रिएटिविटी को नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए प्लानिंग जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, लागत हमें लगती है। प्लानिंग इज़ ए स्मॉल वर्क, प्लानिंग हमें छोटा सा काम लगता है, बट इट्स प्रोसेस इज़ रियली बिग, इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर traversing a long path. It takes a lot of time to cover this path. During this entire period, the managers remain busy in collecting a lot of information and analyzing it. कि जो प्लानिंग की प्रोसेस है ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। मैनेजर्स, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, हमेशा वो इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हमने पढ़ा था ना कि पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव तक जाए ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं कि किस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कवर कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव तक जा सकते हैं। इन दिस वे व्हेन सो मैनी पीपल रिमेन बिजी इन द सेम एक्टिविटी, द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू फेस ह्यूज कॉस्ट। अब जब बहुत सारे लोग एक ही काम में बिजी रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग करने के लिए हमें टाइम चाहिए। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो इजीली सेट नहीं हो पाएगा, हमें सब कुछ देखना है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, हमारे आगे जो चैलेंजेस हैं उन्हें देखना है, तब जाकर हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो पाएगा। फिर उस ऑब्जेक्टिव तक जाना कैसे है ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लानिंग करने में। इट कैन नॉट फेस सडन एमरजेंसीज, अगर कोई भी एमरजेंसी आती है जिसे हमें सडनली मतलब अचानक से फेस करना पड़े, तो हम उसमें, हमारी जो प्लानिंग है उसमें काम नहीं कर पाएगी। अब इन्होंने बताया कि ये जो एमरजेंसी है ये अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतलब अनदेखी प्रॉब्लम्स, हमने देखा ही नहीं, हमने एनालाइज ही नहीं किया, एकदम से प्रॉब्लम हमारे सर पर आ गई, हम किस तरह से हड़बड़ी में प्लानिंग करेंगे। या फिर अगर एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम एकदम से प्लानिंग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एकदम से हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसे फेस नहीं कर सकते प्लानिंग के थ्रू, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। हाँ ठीक है, प्लानिंग हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचाता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले रिस्क से हमें कहीं ना कहीं बचाता है, लेकिन प्लानिंग हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट द प्लानिंग सोल्व्स ऑल देयर प्रॉब्लम्स। सच ए थिंकिंग मेक्स देम नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड हैज़ टू बी फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मैनेजर्स क्या होते हैं, प्लानिंग कर ली और एकदम से केयरलेस हो जाते हैं कि अब हमें कोई रिस्क नहीं है, हम एकदम सेफ है, लेकिन इससे क्या होगा, मैनेजर्स एकदम रिस्क पर चलेंगे, क्योंकि प्लानिंग कर ली और उसके बाद आप फ्री होकर बैठ जाए
आप आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस को नहीं देखें, तो इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो सक्सेस के चांसेस है वो कम हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, ये सिर्फ एक रास्ता बता रहा है टू गेट द सक्सेस, कि सक्सेस को किस तरह से पाया जा सके। तो ये हमने पढ़े लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कंक्लूजन में क्या बताया है, ओवरऑल मेरिट्स, डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम अगर हर चीज़ को एनालाइज करें तो प्लानिंग क्या है, हमारी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें जो लिमिटेशंस में हमने पढ़ी और प्लानिंग नहीं करें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेस की फेलियर की तरफ जाएगी। प्लानिंग के बिना कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर सकते। अब है प्लानिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से करना है आपको प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप आपको इन 7 पॉइंट्स को करना है जो आपको टूल किट में दिए हैं। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमाइजेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। इस तरह से 7 स्टेप्स हैं प्लानिंग के, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपको इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखना है, और फिर से मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको करना है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअली हमने अचीव क्या करना है, एक्चुअली हम फ्यूचर में पाना क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम वो सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर हुज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्चुअली वो एंड पॉइंट्स हैं, वो नतीजे हैं जिन पर जाने के लिए, जिन तक जाने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इन प्लानिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन मतलब निर्धारित किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कह लो, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और उसके बाद डिफाइन किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को। किसको डिफाइन करेंगे, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को हम डिफाइन कर देंगे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, या फिर हमने जो काम करना है इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हुए करना है। उसके बाद इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव्स की हायरार्की को बताया। हायरार्की मतलब अगर हम देखें कि बड़े लेवल के ऑब्जेक्टिव्स कौन से, छोटे लेवल के ऑब्जेक्टिव्स कौन से, सेट सीक्वेंस में अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मेन जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए हर एक काम को, जैसे हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अपने भी कोई ऑब्जेक्टिव हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद इनका नंबर आता है, क्योंकि देखिए सभी डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक कैसे जा पाएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव को सेट करके वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक जा सकते हैं। तो सबसे बड़े लेवल के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बोले तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पर आते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड नंबर पर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक पर्सन को जो काम दे दिया गया कि आपको इतने टाइम में इतना काम करना है, तो वो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। ये है हायरार्की। अब देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने बताया, जैसे एक कंपनी है वो अपनी सेल को 2000 करोड़ तक लेके जाना चाहती, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसे हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना। अब अगर वो कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट बना रही है तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब उन चारों डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पहले डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ की सेल करनी है, दूसरे डिपार्टमेंट को 500 करोड़ की, तीसरे डिपार्टमेंट को 300 करोड़ की, एंड जो हमारा लास्ट डिपार्टमेंट है उसको 200 करोड़ की सेल करनी है। तो एक है था मेन ऑब्जेक्टिव जिसको अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव, हर किसी डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव, जिसको हर एक डिपार्टमेंट अचीव करने में लगा हुआ है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। और अगर ये बोल दिया जाए कि ये जो चारों डिपार्टमेंट है इनके जो सेल्समैन है उनका क्या टारगेट होगा, जैसे हर एक सेल्समैन को टारगेट दे दिया कि आपको सेल करनी है कम से कम 10 करोड़ की, तो ये क्या हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि हमने एक सेल्समैन को क्या ऑब्जेक्टिव दिया है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स की हायरार्की, आई होप समझ में आया होगा फर्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग करना, डेवलपिंग मतलब डेवलप करना, यानी कि बढ़ाना, बनाना। प्रीमाइसेस को हम सेटअप करते हैं। अब देखिए प्रीमाइसेस का मतलब क्या है,
देखिए हम जो काम करने जा रहे हैं उसका हम एरिया सेट कर देते हैं, या फिर हम इनको एजम्पशंस बोल देते हैं कि हमने एजम्पशंस बना ली, फैक्टर्स बना लिए, या फिर एरिया सेटअप कर लिया। अब देखिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स कितने करोड़, 2000 करोड़ की सेल करनी है कंपनी को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हम सेट कर रहे हैं ये अपने प्रीमाइजेस के अंडर रहकर ही ऑब्जेक्टिव को सेट कर पाएंगे। अब वो प्रीमाइजेस क्या है, जब हम 2000 करोड़ की सेल का टारगेट रख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कैपिटल कितनी है, कितना पैसा है हमारे पास, क्या इतना पैसा है कि हम इतना खर्चा करके अपने इतने प्रोडक्शन कर लें और तब जाके कहीं 2000 करोड़ की सेल होगी। तो हमने एरिया देखा ना, अपनी लिमिट्स को देखा, अपनी एजम्पशंस को देखा ना, हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपिटल अवेलेबल है, इससे ज़्यादा कैपिटल हम नहीं अरेंज कर सकते, तो उसके हिसाब से हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल हमारे पास है लेकिन अभी हमारे पास मशीन्स नहीं है या फिर लेबर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये सोच के अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अभी उतने लोग नहीं है हमारी कंपनी में काम करने को, कहाँ से इतना प्रोडक्शन हो जाएगा और कहाँ से इतनी सेल हो जाएगी। तो जब हम 2000 करोड़ की सेल का टारगेट रख रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में देखना है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, हमारा जो मार्केटिंग एरिया किस तरह से है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या कैसा मतलब कस्टमर्स को वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है या फिर हमें अपने काम को करना है। तो प्रीमाइजेस का मतलब आई थिंक समझ में आया होगा आपको। प्रीमाइजेस बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ही बोल देती हूँ कि एरियाज डिफाइन कर देते हैं कि इसके अंदर रहकर हमें काम करना है, या फिर लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं, इन लिमिट्स में काम करना है, इसके बाहर हम अपना जो स्टेप है वो नहीं ले सकते। द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर्स और एजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब इन्होंने बोला प्रीमाइसेस क्या है, कुछ फैक्टर्स है या फिर जो एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस है जो कि हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट एनी ऑल्टरनेटिव, अ फोरकास्ट ऑफ दिस असम्पशन इज मेड। अब देखिए हमको काम को करने के ऑब्जेक्टिव तक जाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड को हमें अडॉप्ट करना है या चूज करना है। तो किसी मेथड को चूज करते हुए हम अपनी प्रीमाइजेस को देखेंगे कि एक्चुअली हमारे पास कितना है या हम कितना कर सकते हैं, तो उसके बाद ही हम किसी मेथड को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। अब इंटरनल प्रीमाइजेस बताई है इन्होंने कि कैपिटल, अब हमें कैपिटल देखनी, कितनी कैपिटल अवेलेबल है, लेबर्स कितने हैं हमारे पास, रॉ मटेरियल कितना है, मशीनरी कितनी है, तब जाकर ही हम किसी मेथड को चूज़ करेंगे ना। अब अगर किसी मेथड में ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है और हमारे पास लेबर ज़्यादा है, मशीन कम है, तो हम उस मेथड को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी प्रीमाइसेस को सूट नहीं करता है। या फिर अगर किसी मेथड में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है और मशीन की कम ज़रूरत होती है और हमारे पास मशीन ज़्यादा है और लेबर अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो भी हम उस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेथड हमें सूटेबल नहीं है। तो प्रीमाइसेस देखने, हमें असम्पशंस देखने की अवेलेबिलिटी, कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस कॉम्पिटिशन, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्सेस, इन सब चीज़ों को हमें देखना है कि कौन से, इस मेथड को चूज़ कर लिया तो हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये मेथड में तो खर्चे ही ज़्यादा हो जाएगा। इस मेथड को चूज़ कर लिया तो गवर्नमेंट के नज़र में ये इलीगल है, इस मेथड को नहीं चूज़ कर सकते। तो हमें अपनी प्रीमाइसेस को देखते हुए अपनी चीज़ों को करना है, अलग अलग काम जो है हमारे उन्हें हमें करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ लेना और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, अपने प्रीमाइजेस को सेट कर लिया, यानी कि लिमिट्स को सेट कर लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, चेकआउट करेंगे कि काम को करने के ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या है, यानी कि अलग अलग मेथड्स क्या है हमारे पास काम को करने के। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन यानी कि काम को करने के ऑल्टरनेटिव चॉइसेस कौन कौन सी हैं, ऑप्शंस कौन कौन से हैं,
हर एक ऑप्शन जो हमें अवेलेबल है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मुझे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए 10 रास्ते मिलते हैं, या तो मैं ये कर लूँ, या फिर मैं ये कर लूँ, या फिर मैं ये कर लूँ। उस हर एक ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं इस काम को करने के। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल, चलो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जनरली देयर इज नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करने के ऑल्टरनेटिव कोर्सेज नहीं हो या फिर चॉइसेस नहीं हो। होता है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ रियलाइज करते होंगे कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, या तो ऐसे कर लें या फिर वैसे कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए या फिर प्लानिंग की लिमिटेशंस को देखते हुए कि ज़्यादा रिजिडिटी वगैरह नहीं हो जाए, तो हम अपने जो अलग अलग चॉइसेस हैं उनको देखते हैं कि आखिर कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं। जैसे क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के मतलब कि बढ़ाने के, कि या तो वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे टीवी बना रहे हैं तो और ज़्यादा टीवी बनाने लग जाएं, या फिर एक नया प्रोडक्ट ले आए कि टीवी के साथ साथ और जैसे फ्रिज या फिर एलईडी वगैरह भी बनाने लग जाए, या फिर वो किसी बिजनेस के साथ टाई अप कर ले। कोलैबोरेट इन्होंने वर्ड यूज किया है थर्ड पॉइंट में, बाय एंटरिंग इनटू सम कोलैबोरेशन विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर ले कि चलो भाई हम इतने प्रोड्यूस करेंगे, तुम इतना प्रोड्यूस करना और हम मिल करके कस्टमर्स को बेचेंगे। या फिर हम किसी एक बिजनेस को खरीद ही लें, टेक ओवर कर लें, अपना बना लें। तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। इस पॉइंट में केवल इन्होंने इतना ही बताया है कि जो अलग अलग तरीके हमें दिखाई देते हैं हम उन सबको एक बार के लिए बस कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। अब जो जो तरीके हमें हमारे सामने आए हैं कि हम ऐसे कर ले या फिर ऐसे कर ले या फिर ऐसे कर ले, उन सभी को हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे मतलब कि हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे, ये कह लें कि हम उन्हें चेकआउट करेंगे कि हमारे लिए सुटेबल कौन सा वाला है। ऑल दोज अल्टरनेटिव कोर्सेज विच आर अप टू द expectations of the minimum preliminary criteria are selected for intensive स्टडी। वो सब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो यानी कि हमारे मिनिमम क्राइटेरिया को भी पार कर जाते हैं, यानी कि हमें लगता है जैसे हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि अगर चलो इतना खर्चा आ जाए फिर भी हमें इस मेथड को फॉलो कर लेंगे, तो हम वो क्या करते हैं, जो भी हमारे क्राइटेरिया में आ जाता है, चलो इस मेथड में भी कम खर्चा है, इस मेथड में भी कम खर्चा है, इस मेथड में भी, तो अब उन सभी को हम स्टडी करते हैं बिल्कुल डीपली, इंटेंसिवली मतलब डीपली। अब उसके बाद हम उनमें से एक को देखेंगे जिसमें हमारा खर्चा कम से कम आए और हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हों, तो उस मेथड को हम क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। देयर इज़ हाउएवर वन प्रॉब्लम विच कन्फ्रंट्स अस। अब देखो फिर भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, विच कन्फ्रंट्स अस, जो हमारे सामने आती है कि देखो हर एक मेथड के फायदे भी है और नुकसान भी। कोई एक मेथड ऐसा नहीं जिसके सारे सारे फायदे, कोई एक मेथड ऐसा नहीं जिसके सारे सारे नुकसान है। हर एक मेथड के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो जो मैनेजर सेलेक्ट कर रहा है यानी कि इवैल्यूएट कर रहा है, तो उसे बिल्कुल अच्छे से इवैल्यूएट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में हो या फिर फेवर में हो। अब नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब हम फाइनली एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स, फिर अगले स्टेप में हमने उन सबको इवैल्यूएट किया यानी कि चेकआउट किया। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि क्या है, बेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आफ्टर अ केयरफुल एनालाइज, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट वन जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। समटाइम्स द एनालिसिस यील्ड्स मोर देन वन ऑल्टरनेटिव कोर्स विद सिमिलर मेरिट्स। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, दो मेथड्स हैं वो हमें लग रहा है कि इक्वल हमें बेनिफिट देंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों ही जो मेथड्स हैं या फिर दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है। कैसे, एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट कर लिया जिसको फॉलो करते हुए हम काम कर रहे हैं, यानी कि एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, दूसरा मेथड हमने साइड पर रख लिया एज अ रिजर्व। अगर कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है या फिर चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव को अपना लेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब फाइनली हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है हम उन्हें जो सीक्वेंस हमने डिसाइड किया है, फाइनली अब हम काम को करना स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ हमने कर लिया, प्लानिंग हमने कर ली, अब हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को रिव्यू करते रहना है, देखते रहना है। अगर कहीं पर भी छोटे मोटे चेंजेस की रिक्वायरमेंट करनी होती है तो हमें साथ के साथ ही चेंजेस कर देने हैं। अगर हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, सोचिए अगर हम अपनी प्लानिंग प्रोसेस को 6 स्टेप तक एंड कर दें कि प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, चलिए जी हमारा काम खत्म, और अगर हम टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते रहें, अपने प्लान को हम नहीं एनालाइज करते रहें, तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम चूकते जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, और प्लानिंग जो है वो हमारी अप टू डेट नहीं हो पाएगी। तो ये क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। अगर छोटे मोटे चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो साथ के साथ चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर लो, ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो फेल कभी हो ही नहीं, अनसर्टेन फ्यूचर हमारे हाथ में रहे, और जो हमारी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। हमने प्रोसेस को देखा, प्लानिंग प्रोसेस में फिर से एक बार बोल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो आपके टॉपिक्स दिए हैं इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स दिए हैं वो आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, तो आपको वो नहीं करने हैं। प्लानिंग प्रोसेस तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।